हमने स्टार्ट किया था HAP1 और HAP1 में पहला चैप्टर था इंट्रोडक्शन टू ह्यूमन बॉडी। और सेकेंड चैप्टर है सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो हम लोग को पढ़ना है सेकेंड चैप्टर सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पर सेलुलर है, इसका मतलब इस चैप्टर में हम जो भी टॉपिक्स पढ़ेंगे सब रिलेटेड होगा सेल से, मतलब सेल के बारे में पढ़ना ही है। तो सेल को पहले हम लोग पढ़ते हैं बेसिक, इसका सेल को अच्छे से समझते हैं, फिर आगे का जो भी टॉपिक होगा इस चैप्टर में उसको कवर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं सेल। देखते हैं सेल। सेल यह एक बेसिक यूनिट होता है, स्ट्रक्चरल प्लस फंक्शनल यूनिट है। किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट है, और हम लोग बोल सकते हैं बेसिक यूनिट भी है। बेसिक यूनिट किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए सेल स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट होता है एज वेल एज बेसिक यूनिट भी है। यहाँ पर स्ट्रक्चरल फंक्शनल बेसिक यूनिट कहने का मतलब है कि अगर कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो बनता है सेल से। लिविंग ऑर्गेनिज्म का बनने का स्टार्टिंग होता है सेल से ही। मतलब कि अगर हमें कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म बनाना है, अगर कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म बनता है तो पहले एक सेल से ही बनता है। पहले फर्स्ट सेल ग्रो करेगा, डिवाइड होगा, फिर ये सेल ग्रो करेगा, डिवाइड होगा। तो पहला जो यूनिट है बेसिक यूनिट, फर्स्ट यूनिट है वो सेल है। इसीलिए हम लोग यहाँ पर बोल रहे हैं कि किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए बेसिक यूनिट होता है सेल, क्योंकि लिविंग ऑर्गेनिज्म बना है सेल से और स्टार्टिंग होता है सिर्फ और सिर्फ वन सेल से स्टार्टिंग हो रहा है, इसीलिए बोल रहे हैं बेसिक यूनिट। और यहाँ पे स्ट्रक्चरल यूनिट कहने का मतलब है यहाँ पर कि अब जैसे ढेर सारा सेल डिवाइड हुआ, ग्रोथ हुआ, डिवाइड हो गया और बन गया एक लिविंग ऑर्गेनिज्म, या एक लिविंग ऑर्गेनिज्म सपोज डेट बन गया। तो स्ट्रक्चरल यूनिट मैंने लिखा है, तो यहाँ पर ये मतलब है कि इसका जो भी स्ट्रक्चर होगा, जैसे एक इंसान को ले लेते हैं, एग्जाम्पल ले लेते हैं ह्यूमन को। तो ह्यूमन के हाथ होंगे, पैर होंगे, उसका एक शेप बनेगा, स्ट्रक्चर बनेगा। तो सेल स्ट्रक्चर भी प्रोवाइड करता है, तो उसको बोल देंगे स्ट्रक्चरल यूनिट, क्योंकि स्ट्रक्चर बन रहा है, कौन बना रहा है, सेल बना रहा है, इसीलिए बोले स्ट्रक्चरल यूनिट। और फंक्शनल यूनिट कहने का मतलब है कि ये जो ह्यूमन बॉडी बना है, ये जो लिविंग ऑर्गेनिज्म बना है ह्यूमन बॉडी, इसके अंदर में अगर रेस्पायरेशन हो, अगर डाइजेशन हो, अगर एक्सक्रीशन हो, कोई भी फंक्शन हो, कोई भी फिजियोलॉजिकल फंक्शन हो, तो फिजियोलॉजिकल फंक्शन कौन कराएगा, सेल कराएगा। तो सेल ही स्टार्ट करता है फंक्शन करवाना किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में। तो हम लोग यहाँ पर ह्यूमन को सपोज मान के इसको एग्जांपल समझने का कोशिश किए। तो बेसिक यूनिट है सेल, स्ट्रक्चरल यूनिट होता है, स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को, और फंक्शन जो भी बॉडी के अंदर लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जो भी फंक्शन हो रहा है वो कौन करवाता है, सेल। हर एक चीज़ के लिए सेल रिस्पॉन्सिबल है, इसीलिए बोल रहे हैं सेल इट इज़ द बेसिक यूनिट एंड स्ट्रक्चरल यूनिट एज वेल एज फंक्शनल यूनिट। तो इसको एकदम सिंपल डेफिनेशन में, सेल को सिंपल डेफिनेशन में हम लोग बोल सकते हैं, ऐसे बोल सकते हैं, इट इज, सेल का एकदम सिंपल डेफिनेशन में बोल सकते हैं, इट इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ।
एकदम सिंपल डेफिनेशन है सेल का, इट इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। लाइफ मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म, चाहे वो मल्टी सेलुलर हो चाहे वो यूनिसेलुलर हो। अब बात करते हैं कि ये जो सेल है इसका नाम कैसे आया, कैसे इसको सेल हम लोग क्यों बोलते हैं सेल, कैसे इसका नाम डिराइव हुआ। तो सबसे पहले देखते हैं डिस्कवरी, और उसी में हम लोग को मिलेगा कि ये सेल कैसे इसका नाम सेल ही रखाया। तो डिस्कवरी में देखेंगे कि सेल को सबसे पहली बार डिस्कवर किए थे रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने सेल को फर्स्ट टाइम डिस्कवर किए थे। सेल को डिस्कवर किए थे रॉबर्ट हुक फर्स्ट टाइम 1665 में। लेकिन ये जो सेल था ये डेड सेल था। रॉबर्ट हुक ने फर्स्ट टाइम ये डिस्कवर किया सेल को, लेकिन ये सेल डेड सेल था। अब इन्होंने कैसे किया, रॉबर्ट हुक के पास एक कंपाउंड माइक्रोस्कोप था जो कि उसका मैग्नीफाइंग पावर था, जो जूम करने का पावर था उतना ज़्यादा नहीं था। तो यह एक बोटेनिस्ट थे, मतलब ये पेड़ पौधे के बारे में पढ़ाई करते थे, बोटेनिस्ट थे। तो रॉबर्ट हुक ने इनके पास एक कंपाउंड माइक्रोस्कोप था और इन्होंने देखा एक बार्क लिया, बार्क ऑफ ट्री, पेड़ का एक छोटा सा छिलका लिया और उस छिलका को, इस छिलका को इन्होंने उस माइक्रोस्कोप से जूम करके देखा। तो जब इन्होंने जूम करके देखा तो इस छिलका के अंदर में इस तरह से हेक्सागोनल स्ट्रक्चर देखने को मिला। हेक्सागोनल स्ट्रक्चर देखने को मिला। हेक्सागोनल स्ट्रक्चर देखने को मिला उस पेड़ के छिलका में, बार्क ऑफ ट्री में। तो यह जो स्ट्रक्चर है ये हनी कोम्ब जैसा भी लगता है, हनी कोम्ब लाइक, मतलब जो मधुमक्खी का छत्ता होता है उसके जैसा भी ये दिखता है, हेक्सागोनल। यह स्ट्रक्चर है हेक्सागोनल स्ट्रक्चर। तो रॉबर्ट हुक ने बार्क ऑफ ट्री लिया, उसमें कंपाउंड माइक्रोस्कोप से देखा तो कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर देखने को मिला। तो इन्होंने क्या किया कि इन्होंने ऑब्जर्व किया कि पहले के जो बुद्धिज्म लोग होते थे, बुद्धिज्म लोग जो होते थे वो जहाँ रहते थे, जहाँ उनका स्थान था, जिस जगह में रहते थे, गुफा में या फिर जिस जगह में, जिस रूम में, जिस कमरा में रहते थे, उस कमरा का भी स्ट्रक्चर कुछ ऐसा ही था, हेक्सागोनल स्ट्रक्चर। तो ये जिस रूम में रहते थे, बुद्धिज्म लोग जो होते थे वो जिस रूम में पहले के समय में, एंशिएंट टाइम में जिस रूम में रहते थे उसका भी स्ट्रक्चर कुछ ऐसा ही था। तो बुद्धिज्म लोग के रूम के जो स्ट्रक्चर था, हेक्सागोनल स्ट्रक्चर था, तो उस रूम को बोला जाता था सेलुला। उस रूम को बोला जाता था, जिस रूम में बुद्धिज्म लोग रहते थे उनका भी स्ट्रक्चर ये हेक्सागोनल ही होता था। तो बुद्धिज्म लोग के रूम के स्ट्रक्चर को बोला जाता था सेलुला। जिस रूम में वो लोग रहते थे उसको बोला जाता था सेलुला। तो यहीं से सेलुला वर्ड से ही सेल का नाम रखाया। रॉबर्ट हुक ने जो ऑब्जर्व किया था बार्क ऑफ ट्री में हेक्सागोनल स्ट्रक्चर, उसका नाम रखा बुद्धिज्म लोग के रूम के सेलुला वर्ड से ही इसका नाम डिराइव हुआ सेल। सेल का मतलब एक रूम, सेल का मतलब रूम होता है, मतलब एक रूम जैसा स्ट्रक्चर। अब आगे चलते हैं और इसका डिस्कवरी देखते हैं। तो हमने देखा कि सेल ये वर्ड कैसे मिला, सेल ही वर्ड कैसे मिला। तो रॉबर्ट हुक फर्स्ट साइंटिस्ट थे। अब बात करते हैं सेकेंड साइंटिस्ट के बारे में। सेकेंड साइंटिस्ट थे एंटोन वॉन ल्वेनहुक।
एंटोन वॉन लेवेनहुक सेकेंड साइंटिस्ट थे। इन्होंने सेल को डिस्कवर किया, तो इन्होंने लिविंग सेल डिस्कवर किया। रॉबर्ट हुक के पास भी माइक्रोस्कोप था, कंपाउंड माइक्रोस्कोप। एंटोन वॉन लेवेनहुक के पास भी कंपाउंड माइक्रोस्कोप था, लेकिन इनका जो माइक्रोस्कोप था, इनका माइक्रोस्कोप ये थोड़ा बेटर था, मतलब कि इसका मैग्नीफाइंग पावर, जूम करने का जो पावर होता है वो ये रॉबर्ट हुक के माइक्रोस्कोप से ज़्यादा था। तो इन्होंने अच्छे से देखा और इन्होंने लिविंग सेल को डिस्कवर किया। तो फर्स्ट टाइम सेल तो रॉबर्ट हुक ने ही डिस्कवर किया, लेकिन डेड सेल था। सेकेंड टाइम एंटोन वॉन लेवेनहुक आए 1674 में, तो इन्होंने डिस्कवर किया सेल, फर्स्ट टाइम लिविंग सेल। इन्होंने लिविंग सेल को डिस्कवर किया पॉन्ड वाटर से। अब बात करते हैं थर्ड साइंटिस्ट के बारे में। थर्ड साइंटिस्ट आए और उनका नाम है रॉबर्ट ब्राउन। ये 1831 में, जो सेल होता है, ये है सेल। तो सेल के अंदर में बीच में न्यूक्लियस होता है। इस न्यूक्लियस को इन्होंने डिस्कवर किया 1831 में, रॉबर्ट ब्राउन ने सेल के न्यूक्लियस को डिस्कवर किया। अब देखते हैं फोर्थ साइंटिस्ट के बारे में। फोर्थ साइंटिस्ट आए, उनका नाम था परकिंजे। 1839। तो कुछ इस तरह से सेल होता है। ये है सेल। परकिंजे आए 1839 में, और यहाँ पे न्यूक्लियस का तो डिस्कवरी हो चुका है, जो रॉबर्ट ब्राउन ने किया है। और ये जो पार्ट है, ये जो खाली जो ब्लैंक पार्ट है, इस पार्ट को बोलते हैं हम लोग साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म, और इसको बोल रहे हैं न्यूक्लियस। तो परकिंजे ने ये डिस्कवर किया कि न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म को अगर हम लोग साथ में ले लें प्लस, तो बोलेंगे प्रोटोप्लाज्म। न्यूक्लियस साइटोप्लाज्म को अगर एक साथ मिलाएंगे तो बोलेंगे इसको प्रोटोप्लाज्म। यहाँ पर डिस्कवरी उतना डीपली नहीं, बस थोड़ा सा ओवरव्यू हमने डिस्कवरी का लिया। अब बात करते हैं थोड़ा सा सेल के स्ट्रक्चर के बारे में, क्योंकि हमारा पहला ही टॉपिक है सेकेंड चैप्टर में, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेल। यही है फर्स्ट टॉपिक। तो स्ट्रक्चर का बात करेंगे, सेल का स्ट्रक्चर, और कुछ फंक्शन का बात करेंगे। तो यहाँ पर न्यूक्लियस है, साइटोप्लाज्म है, प्रोटोप्लाज्म है, ये हमने देख लिया। और ये जो बाहर का जो कवर होता है, ये जो बाहर का कवर है, इसको बोलते हैं सेल वॉल। सेल वॉल। और इसके अंदर में जो एक लेयर है, ये जो कवर है, इसको बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन। तो ये एक हल्का सा छोटा सा ओवरव्यू है। अगर हम लोग स्ट्रक्चर अच्छे से समझने का कोशिश करें तो पहले हमें सेल का टाइप्स समझना होगा। तो अब बात करते हैं सेल के टाइप्स के बारे में। बेसिकली सेल दो तरह का होता है, एक को बोलते हैं प्रोकैरियोटिक और एक को बोलते हैं यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल, दो तरह का सेल होता है। प्रो, यहाँ पर प्रो लिखा है, प्रो का मतलब होता है प्रीमिटिव। प्रो का मतलब प्रीमिटिव, प्रीमिटिव मतलब पुरान, सबसे फर्स्ट। अगर बात करें हम लोग अर्थ पर सबसे पहला अगर कोई ऑर्गेनिज्म आया था तो वो प्रोकैरियोटिक सेल वाला था। उस ऑर्गेनिज्म के अंदर में प्रोकैरियोटिक सेल था। तो प्रीमिटिव है, प्रो है। प्रो मतलब प्रीमिटिव मतलब पुराना है।
तो इसके अंदर में न्यूक्लियस नहीं रहेगा, नोट न्यूक्लियस प्रेजेंट, क्योंकि प्रिमिटिव है। न्यूक्लियस के जगह पे न्यूक्लियोइड होगा, न्यूक्लियस के जगह पे न्यूक्लियोइड, जो वेल डिफाइंड एक ट्रू न्यूक्लियस प्रोकैरियोटिक में नहीं होता है। और यूकैरियोटिक, यू का मतलब होता है, सपोज हम लोग समझ सकते हैं ऐसे, न्यू मतलब प्रोकैरियोटिक के बाद वाला जो सेल था वो था यूकैरियोटिक। तो प्रो के बाद आया, प्रोकैरियोटिक के बाद आया, इसीलिए बोल रहे न्यू। तो यूकैरियोटिक में वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस। तो दो तरह के सेल है, एक है प्रोकैरियोटिक, एक है यूकैरियोटिक। इसमें न्यूक्लियस होता है, इसमें सेलुलर ऑर्गेनेल्स होते हैं। ये जो ऑर्गेनेल्स है ये सेल के ये कंपोनेंट्स हैं, मतलब सेल के अंदर में क्या क्या प्रेजेंट रहता है, तो ये ऑर्गेनेल्स है। और ये ऑर्गेनेल्स मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स। मतलब अगर यह एक सेल है तो इसके अंदर में जो भी कंपोनेंट्स होगा, जो भी मटेरियल होगा, इस मटेरियल के चारों तरफ एक मेम्ब्रेन, ये मटेरियल एक मेम्ब्रेन से कवर होगा, बाउंड होगा। ये कंपोनेंट्स किसी न किसी मेम्ब्रेन से बाउंड होंगे, इसीलिए बोल रहे हैं मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स। यूकैरियोटिक में होते हैं और प्रोकैरियोटिक में नहीं होते हैं। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स नहीं होते हैं। कुछ ऐसे कॉमन ऑर्गेनेल्स हैं जो दोनों में पाए जाते हैं, जैसे कि राइबोसोम्स। राइबोसोम्स प्रोकैरियोटिक में भी पाए जाते हैं और यूकैरियोटिक में भी पाए जाते हैं, और यह मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होते हैं, ये मेम्ब्रेन से कवर नहीं होते हैं। राइबोसोम्स का काम होता है प्रोटीन सिंथेसिस करना, प्रोकैरियोटिक में भी प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं और यूकैरियोटिक में भी। और एक और स्ट्रक्चर, ये पहला स्ट्रक्चर था जो मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होता, एक स्ट्रक्चर होता है जिसको बोलते हैं सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम ये भी मेम्ब्रेन बाउंड नहीं है, ये भी कोई मेम्ब्रेन से कवर नहीं होता है। अब बात करते हैं कि हमें पढ़ना है एचएपी। एचएपी पढ़ना है, तो एचएपी पढ़ने के लिए हमें पढ़ना होगा यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक का एग्जाम्पल देख लेते हैं। ये प्रोकैरियोटिक का एग्जाम्पल है बैक्टीरिया, अमीबा, ईस्ट। तो हमें ये सब नहीं पढ़ना है, हमें एचएपी पढ़ना है। और एचएपी पढ़ने के लिए हमें यूकैरियोटिक सेल के बारे में पढ़ना होगा। यूकैरियोटिक एग्जाम्पल है एनिमल्स, प्लांट्स, फंजाई। तो हमें पढ़ना है एचएपी। तो अब बात करते हैं कि यूकैरियोटिक सेल में एनिमल्स आएंगे, प्लांट्स आएंगे। तो अब एनिमल्स और प्लांट्स का थोड़ा सा देखते हैं। तो एक डायग्राम बनाते हैं एनिमल्स का, एनिमल सेल, और एक बनाते हैं प्लांट सेल। और यह क्या है? यूकैरियोटिक सेल है, यूकैरियोटिक सेल है। तो यहाँ पर हमने देखा कि यह है एनिमल सेल, एनिमल सेल, और यह है प्लांट सेल, यह है प्लांट सेल। अब देखते हैं कि एनिमल सेल में ये जो बाहर का ये जो कवरिंग है, आउटर मोस्ट लेयर, यह कवरिंग, इसको बोलते हैं एनिमल सेल में, ये कवरिंग को बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन। और ये दोनों में होता है, हर एक सेल में पाया जाएगा सेल मेम्ब्रेन, चाहे प्लांट सेल हो चाहे एनिमल सेल हो। और इस प्लांट सेल के जो बाहर का कवरिंग है, आउटर मोस्ट लेयर, इसको बोलते हैं सेल वॉल। तो सेल मेम्ब्रेन का दूसरा नाम है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसका एक और नाम है, तीसरा नाम है प्लाज्मा लेमा, प्लाज्मा लेमा। और
इस प्लांट सेल के अंदर में एक और सेकेंड आउटर मोस्ट लेयर है। ये तो सबसे आउटर मोस्ट लेयर था ना, इससे पहले एक और लेयर होता है, इसी को बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन। इसी को बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन। तो यहाँ पर एनिमल सेल को देखेंगे हम लोग, प्लांट सेल तो पढ़ना नहीं है। तो एनिमल सेल में न्यूक्लियस था यहाँ पर, और यह जो न्यूक्लियस है, यहाँ पर न्यूक्लियस था। तो यह जो न्यूक्लियस है ना, यह न्यूक्लियस, क्योंकि हमने देखा था यूकैरियोटिक में जो भी ज़्यादातर जो ऑर्गेनेल्स रहेंगे, जो ऑर्गेनेल्स जो ये कंपोनेंट्स होगा, वो किसी न किसी मेम्ब्रेन से वो कवर होगा, मतलब मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स होगा। तो ये जो न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस डबल 2 मेम्ब्रेन से ये बाउंड होते हैं, ये न्यूक्लियस। और इनके अंदर में ढेर सारा, यूकैरियोटिक सेल में हमने देखा था कि सेलुलर ऑर्गेनेल्स बहुत सारे होते हैं। तो न्यूक्लियस होगा, फिर इससे जस्ट एक और सेलुलर ऑर्गेनेल्स होगा। मैं ऐसे ही रफ डायग्राम बना रहा हूँ, बाद में इसको स्पेसिफिक एक एक स्ट्रक्चर देख लेके समझेंगे। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, फिर यहाँ पर वैक्यूल्स होता है, फिर लाइसोजोम्स होता है, फिर माइटोकॉन्ड्रिया होता है, माइटोकॉन्ड्रिया। न्यूक्लियस को हम लोग ब्रेन भी बोलते हैं, ब्रेन ऑफ सेल, सेल का ब्रेन है, क्योंकि इसी न्यूक्लियस के अंदर में जेनेटिक मटेरियल होता है। जेनेटिक मटेरियल यानी डीएनए, और ये पूरे कमांड करता है सेल को। तो हमने देखा यहाँ पर सेल का कुछ ओवरव्यू, थोड़ा सा एक स्ट्रक्चर। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, एक स्ट्रक्चर को उठाएंगे, जैसे कि सेल मेम्ब्रेन। तो नेक्स्ट वीडियो में सेल मेम्ब्रेन को एकदम डीपली अच्छे से समझने का कोशिश करेंगे, क्योंकि चैप्टर का नाम ही है स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेल। तो सेल मेम्ब्रेन को समझेंगे। यहाँ पर हमने बस एक सेल का ओवरव्यू देखा और डिस्कवरी देखा। अब हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।